अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। मैं हूं नबीला अजीज़। आसमा शराजी साहिबा कुछ निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूँ। नाज़रीन, ईरान अमरीका जंग सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो चुकी है और इस वक्त ये कशीदगी आलमी तवज्जो का मरकज़ भी बन चुकी है। एक तरफ अमरीका ईरान पर दबाव डालने के लिए मतवत्तर हमले कर रहा है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं ईरान भी इन हमलों का उसी तरीके से जवाब दे रहा है जिस तरह से अमरीका ईरान पर हमले कर रहा है। और ईरान सिफारती दिफाई दोनों महाजों पर हमें सरगर्म नज़र आता है। इसी दौरान अगर देखा जाए तो सालिसी की कोशिशें भी की जा रही हैं ताकि खित्ते को एक नई जंग से बचाया जा सके। देखा जाए तो 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई और जैसे ही ये जंग शुरू हुई उस दौरान हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव इस जंग के अंदर देखे। बहुत बार दोनों ममालिक एक टेबल पर भी आए, मुज़ाकरात भी हुए और उसके बाद इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत भी किए गए, जिसके बाद दोबारा से हमने देखा कि किस तरह से इस MOU की खिलाफ वर्जी की गई और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर फिर से हमले शुरू कर दिए। 28 फरवरी से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक अमरीकी 17 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मी कितने हैं इस हवाले से कोई वाज़े इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई। जहां पर ईरान का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, ईरान ने इतना भारी नुकसान उठाया, उसके बावजूद ईरान अपनी खुद मुख्तारी और अपने हुकूक के दिफा के लिए अभी भी हमें नज़र आता है कि वो किस तरह से मुत्तहिद है और किस तरह से अमरीकी हमलों का जवाब दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अहम बात ये भी सामने आ रही है। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई की जानिब से ये कहा गया है कि इन हमलों के बावजूद जो सालिसी की कोशिशें हैं वो इस वक्त भी जारी है, जो बैकडोर राब्ते हैं वो इस वक्त भी जारी हैं और सिफारतकारी से इस मामले को अभी भी निपटाया जा सकता है। और इसके साथ साथ आज ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। वो एक मैसेज लेकर पाकिस्तान के पास आ रहे हैं और ये मैसेज कितना इम्पॉर्टेंट है इस पर भी आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो कितनी इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। कश्मीर में इंतखाबात होने वाले हैं और इस दौरान बिलावल भुट्टो भी अपनी कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में इस वक्त जो भी सूरत हाल है, जो मामलात हैं, उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अब ये बयान उनका सियासी था या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इस पर भी आज मैं बात करूंगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। ब्रिगेड हारिस नवाज रिटायर्ड माहिर दिफाई अमूर हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे। इमरान शफकत सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और इसके साथ साथ साजिद तारर अमरीकी सियासतदान भी इस प्रोग्राम में आज हमारा साथ देंगे। मैं सबसे पहले बात करूँगी ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड माहिर दिफाई अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सर कहिएगा, जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और जिस तरह से उन हमलों का ईरान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है, क्या अभी भी सिफारती हल मौजूद है? सिफारती हल के जरिए दोनों ममालिक एक टेबल पर वापस आकर निगोसिएशन शुरू कर सकते हैं? देखिए, मीडिएटर्स में पाकिस्तान, तुर्की, देन इजिप्ट, कतर और सऊदी अरब ने बहुत कोशिश की और उम्मीद है कि ये 10 दिन के लिए वो कोशिश करेंगे कि 10 दिन के लिए बिल्कुल इमीडिएटली सीज फायर की जाए और उसमें बैठ के परमानेंट जंग बंदी की बात की जाए और फिर टेक्निकल टीम बनाई जाए ताकि जिससे कि 3 बनी और मसला हल हो जाए। ये उम्मीद अब काफ़ी हद तक नजर आ रही है कि शायद मीडिएटर्स कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर जितना इसको हम छोड़ते जाएंगे उतनी जंग बंदी की वॉयलेशन होती रहेंगी, उससे हालात खराब होंगे। वजह यह है कि ईरान, देखिए, ईरान ने अगर स्टेट ऑफ हरमुज में एक सऊदी अरब के कतर के जहाज को निशाना बनाया था, शिप्स को, तो उसके बाद अमेरिका ने उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट जाके उसके बाद सिस्टर वायलेशन किए और इंतहा से ज्यादा अब आपके जाके उन्हें सिविलियन एरिया में जाना, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करना, उनके जो है ग्रिड स्टेशन पे चले जाना, हिल स्टेशन डिसैलिनेशन प्लांट को थ्रेट करना और फिर मैं जाहिर है कि ईरान के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं, वो तो अमेरिकन एसेट जो है खलीज में वहीं पर जाता है। आपको पता है वो कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर यहाँ पर जाता है। अब अमेरिकन की पूरी कोशिश है कि बिफोर ये मुज़ाकरा दोबारा स्टार्ट हो उसकी मिलिट्री पावर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए और उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाने के बाद मुज़ाकरात किए जाए ताकि कम से कम इतनी मिलिट्री पावर उसकी वीक कर दें कि वो ज़्यादा थ्रेट ना हो इजराइल के लिए। बट उसमें ये देखना चाहिए कि क्या दुनिया इस लड़ाई को चाहती है, क्या दुनिया इस वक्त जो हालात से गुजरी है पिछले 60 दिन की लड़ाई में, कितना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, फिर एनर्जी क्राइसिस थे, फिर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहे हैं। इन चीज़ों को देखें तो लगता है कि दुनिया बिल्कुल अब लड़ाई नहीं चाहती है, वो चाहती है किसी तरीके से भी जंगबंदी हो
और जो टेक्निकल टीम में बैठे और इसको फाइनल हाल निकाल के यूनाइटेड नेशन थे इसको रेजोल्यूशन के तौर पर अप्रूव कराया जाए। और इसके अंदर सबसे नुकसान जो हो रहा है वो खलीजी ममालिक का हो रहा है और ईरान का नुकसान हो रहा है। ईरान ना ये खलीजी ममालिक का ना तेल बेच सकते हैं, ना कतर अपनी गैस बेच सकता है, ईरान अपना ऑयल के चाइना को नहीं बेच सकता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ईरान अमेरिकन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, कोई 140 अटैक रोज़ाना आज भी किए हैं। उम्मीद यही है कि अभी लग रहा है कि 10 डेज की शायद सीजफायर 1-2 दिन में हो जाए और उससे भी हालात बेहतर होने शुरू हो। बिल्कुल हालात बेहतर हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। इमरान शफकत साहब, आप कहिएगा ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है इस सारी सिचुएशन में, जबकि दोनों ममालिक की जानिब से मुतवत्तर मुसलसल हमले एक दूसरे पर जारी हैं? देखें, बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करना और अहाता करना खासा मुश्किल काम है, खुसूसन जब दोनों फरीक आपकी सालसी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपने अपने जो मसाइल हैं वो अपने अपने तरीके से उनको सुना या निपटना चाहते हैं। इसमें जब तक मेरा ये ख्याल है कि जब तक जिन्होंने ये जंग मुसल्लत की है, जब तक वो अपना अल्टीमेट टारगेट अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये चीज़ें ठीक या नॉर्मल नहीं हो सकती। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, ये जंग शुरू क्यों हुई, जंग शुरू करने के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे वो बाज़ औक़ात तो आपको लगता है कि बिला वजह से वो एक अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए थे। उनके ऊपर दबाव था कि आप एटम बम नहीं बनाएंगे, वो एटम बम बना भी नहीं रहे थे। अब उनके ऊपर दबाव है कि आप अपने हुर्मुज़ को हमारी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। हमने टारगेट चेंज होते देखे इस जंग के दौरान। तो जी हमने टारगेट चेंज होते देखे इस जंग के दौरान, कि पहले हदफ एटमी बम था और उसके बाद एकदम से आपने हुर्मुज़ पर जाकर बात टिक गई और अभी तक उसी पर कशीदगी जारी है। जब आप अचीव नहीं कर सके तो फिर आपने ये भी कह दिया कि हमने अपने टारगेट भी अचीव कर लिए हैं, हमने रजीम भी चेंज कर ली है, ये भी कर लिया है, वो भी कर लिया है। लेकिन अगर वो सब कुछ अचीव हो चुके तो फिर ये दोबारा जंग तो ना होती है MOU के बाद। तो नुक्ता जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब तक अल्टीमेट टारगेट जो है कि इसराइल को जो ख़दशा है अपने वजूद को बरकरार रखने वाला, वो जिन जिन कौमों और जिन जिन ममालिक और रियासतों से है, जब तक उनको वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको उस ख़तरे को ख़त्म नहीं कर देते, तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि ये वाले मामलात इस तरह से रुकेंगे। तो अब उसमें कितनी कामयाबी मिलती है, कितनी कामयाबी नहीं मिलती, पहले कौन थकता है, कौन कायम रहता है, ये फिर आने वाले वक्त में पता चलेगा। सरे दस्त तो ये मामला जो हैं कि वो पाकिस्तान दोबारा आ रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा भी जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी सी कोशिश करनी है, बचने की भी कोशिश करनी है, अपना वजूद को कायम रखने की भी कोशिश करनी है, साथ में उन्होंने अपना दिफा भी करना है। लेकिन दिफा भी जितनी कैपेसिटी है उनकी वो उतना ही कर सकते हैं। तो इसी तरह ही चलेंगी सूरत हाल जब तक यानी आप कह लें कि अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि इसराइल में भी इलेक्शन है और उसके बाद अमेरिका में भी इलेक्शन है। तो ये मतलब एक ही वक्त में जो है वो चीज़ें गड़बड़ का शिकार हैं। एक तरफ यानी कह लें कि जंग भी है, दूसरी तरफ की मुज़ाकरात की भी बात है। तो सूरत हाल बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं तो इसको इस नज़र से देखता हूँ। बिल्कुल सूरत हाल कन्फ्यूजिंग है और हम सब भी यही कह रहे हैं कि सूरत हाल अभी क्लियर नज़र नहीं आती कि आखिर क्या होगा, ये हम नहीं कह सकते। आज कोई एक बयान आता है, कल कोई एक और बयान आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे से खासे मुख्तलिफ होते हैं। साजिद ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर साहब, आप कहिएगा इस सारी सिचुएशन में अमेरिका की जो मौजूदा पॉलिसी है उस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये जो मौजूदा पॉलिसी है वो ईरान को मुज़ाकरात की तरफ लाना चाह रही हैं, मजबूर करना चाह रही है, या उनकी अस्करी सलाहियत को महदूद करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये बयान करना चाहूंगा कि आज ये जंग कहाँ खड़ी है। नौवीं रात थी ये जब मुसलसल अटैक की। और उसके बाद देखा जाए तो नई डेवलपमेंट ये आई है कि अमेरिका ने अपने जो 2 फौजियों का कहते हैं बदला लेना था, उसका काफी हद तक वो फाइनल अपनी सारी कैंपेन चला चुके हैं। इस वक्त अमेरिका के टारगेट था साहिली इलाकों के ऊपर सर्वेलेंस जो और अटैक करने की सलाहियत थी IRGC की, उसको न्यूट्रलाइज करना ताकि हरमुज के अंदर ट्रैफिक जो है उसको बहाल किया जा सके। ये उनका टारगेट था। 9 दिन उन्होंने मुसलसल इस पे हमले किए। आज जो नई डेवलपमेंट हो रही है, हौसी सऊदी अरब का कहते हैं कि हम ब्लॉकेड करना चाहेंगे। एक तो नई डेवलपमेंट ये नई थ्रेट आ रही है।
और दूसरा, उसके बाद एक अल जजीरा ने आज एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा जबरदस्त है, मैं समझता हूं। वो कहते हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका के नेवल एसेट्स को छोड़ के सिर्फ गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमले कर रहा है और ना ही इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है। उसकी उनकी अपनी स्पेकुलेशन ये है कि ईरान खुद किसी बड़ी जंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव चीजें, सिकंदर मोमनी साहब आज पाकिस्तान आ रहे हैं और मसूद पशकियान का पैगाम लेके आ रहे हैं। पीएम साहब से भी मिलेंगे, हमारे फील्ड मार्शल से भी मिलेंगे, और जो प्रपोजल इस वक्त जो बातें हो रही हैं कि 10 दिन का सीज फायर का प्लान लेकर आएंगे ईरान की तरफ से, अमेरिका उसको देखेगा। मार्को रूबियो साहब की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आया है। उन्होंने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सस्पेंडेड, खत्म है, लेकिन डिप्लोमेसी जो है वो काम कर सकती है। आज मार्केट का रिएक्शन ये है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। इस वक्त ब्रेंट ऑयल जो है $87 $90 को छू रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो शदीद जरूरत है कि जो सालस है वो इसके अंदर स्टेप इन करें। पाकिस्तान साइडलाइन पे बैठा था, डिसअपॉइंटेड था ईरान से, लेकिन मेरे ख्याल में, और 6 दौरे हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, 6 दौरे थे उन्होंने किए और एग्जॉस्ट कर चुका था पाकिस्तान ऑलमोस्ट, लेकिन अब दोबारा ईरानी खुद आ रहे हैं मसूद पशकियान साहब का पैगाम लेकर। तो हम अब देखें, मेरे ख्याल में दोनों जो फरीक हैं वो जंग को, बड़ी लंबी किसी जंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस तरह होता है, मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि पाकिस्तान ही सुरखरू होगा दोबारा, पाकिस्तान ही शाइन करेगा दोबारा इंशाल्लाह ताला। अब आई वांट टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप कहिएगा कि अमेरिका की जो पॉलिसी है आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो ईरान को मजबूर करना चाहता है कि वो खुद घुटने टेके और मुज़ाकरात पर आए, या वो उनकी अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना चाहते हैं? और इसके साथ साथ ईरान की हिकमत अमली को कैसे देखते हैं? उनकी हिकमत अमली के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी क्या स्ट्रेटजी है? वो मुज़ाहमत चाहते हैं या मुज़ाकरात को प्रेफरेंस पर रख रहे हैं? देखें, मेरे ख्याल में बेसिकली अमेरिकन को ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ प्रेसिडेंट को अमेरिका में भी और ऑल ओवर के, उन्होंने ये जो एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये अच्छा नहीं किया और ईरान इज मोर बेनिफिशियरी, ईरान को इसमें ज़्यादा फवायद हैं। अमेरिका ने, मुझे बताइए, इतनी लड़ाई करके, इतना कुछ करके, व्हाट अमेरिका गेन्ड? आई पर्सनली थिंक दे गेन्ड 0/0। ना टोटली अफगानिस्तान ईरान की वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर सके, ना मिसाइल कैपेसिटी खत्म कर सके, ना ड्रोन कैपेसिटी खत्म कर सके, और ना रजीम चेंज कर सके। आप ये 4 उनके हदफ थे, वो पूरे नहीं हुए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बाद की बात है, जो बाद में आ गया। इस क्रिटिसिज्म को करने के लिए देवर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि हमने गलत कर लिया और उनको मौका चाहिए था। वो ईरान ने जब सऊदी अरब के और ईरान के कतर के शिप्स के ऊपर जब अटैक किया है, तो उसने उनको मौका दिया और उन्होंने इमीडिएटली इसको अटैक शुरू कर दिया। और 9 से जैसे साजिदार साहब बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, ये आज है, लेकिन अब ये आज और कल मेरे ख्याल में बड़े क्रूशल डेज हैं कि जिस तरीके से उनके इंटीरियर मिनिस्टर ईरान के पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिलेंगे, हमारे फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी, ही विल टॉक टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, उसके बाद सऊदी अरब से, देन कतर से, इजिप्ट से, देन तुर्की से। तो उम्मीद, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इसको इमीडिएटली सीज फायर किया जाए। इट शुड नॉट बी फर्दर एस्केलेटेड। दुनिया में एक मुल्क, जी सर, 0/0 हो गया, दैट इज स्पॉइलर इजराइल, जिसकी वजह से ये अभी भी उन्होंने जब वहां पर ये काफी ज्यादा। ब्रिगेडियर साहब से हमारा राब्ता थोड़ा सा कट रहा है, आपसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इमरान शफकत साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो हालिया ईरान की सिफारती सरगर्मियाँ हैं, आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? ईरान स्ट्रेटजी के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखें, ये जो सफारती सरगर्मियां हैं, ये किसी भी मुल्क की एक कह लें कि एक बुनियादी मजबूरी भी होती है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो उसको अपनी कोई बचत का रास्ता जो है वो आलमी बरादरी के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका हल निकालना पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि आप जितनी मर्जी सफारती कोशिशें कर लें और जैसे चाहें बचने की कोशिश कर लें, जब एक आपके मुकाबले में एक सुपर पावर हो, सुपर पावर भी इस तरह की हो कि उसके सदर का आपको इतनी वो मतलबन मजाजी हो कि वो पता ना चले कि अब उसका अगला स्टेप क्या है, और उसकी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी भांत भांत की बोलने वाले लोग हों। मार्को रूबियो का किबला कुछ और है, वो इसराइल की तरफ बात करते हैं, इसराइल के साथ खड़े होते हैं, या वो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है या इसराइल की जो लॉबी है वो वाली लाइन लेके चलते हैं। दूसरी तरफ आपके नायब सदर हैं, वो कुछ और बात करते हैं। वो कहते हैं कि MOU जो पाकिस्तान और ने करवाया था, यानी कि इस्लामाबाद टॉक्स आप कह लें, उनको ख़राब करने में या उनको सबताज करने के लिए बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसराइल ने इस्तेमाल की। तो फिर ये भी ना पता चले कि यानी कि पूरी एक अमेरिकी इंतज़ामिया जो है, या आप उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कह लें, पेंटागन कह लें, कि वहाँ पर इस जंग के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन उसके बावजूद जो सदर हैं मुल्क के, वो जंग मुसल्लत भी कर दें। फिर उनको समझ ना आए कि ये जो MOU साइन हुआ है इसमें तो उनके लिए किसी ट्रॉफ़ी की कोई सूरत नहीं निकल रही, या कि वो उसको उस तरह से अपने अवाम के अंदर जो है वो मार्केट नहीं कर पा रहे, अपनी कामयाबी के तौर के ऊपर वो यानी अचीव नहीं कर पा रहे ये। तो फिर आगे इलेक्शन भी हों तो फिर इसी तरह की सूरत हाल बनती है। आप जितना मर्जी बचने की कोशिश करें, आप सफारती रास्ते निकालने की कोशिश करें, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया था इस्लामाबाद टॉक्स वाला मामला, MOU जो साइन हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, और पूरी दुनिया से जिस तरह से उसको वेलकम किया गया था, उसके बावजूद ये वन साइडेड ही मैं तो कहता हूँ कि वो सबताज किया गया। अब बहुत से लोग कह देते हैं कि जी कि ईरान ने ये वाला सारा काम किया। आबनाए हुर्मुज़ वो वाहिद टूल था या वो वाहिद हथियार था जिसकी वजह से ईरान जो है वो बारगेनिंग पोजीशन में आया था। अब अगर उसमें ओमान या दूसरे तीसरे जो रास्ते हैं, नए रूट्स बनाने की कोशिश की जाए और MOU में लिखा हो कि ये इसको लुक आफ्टर जो है वो ईरान करेगा और बगैर किसी फीस के करेगा, बगैर किसी चार्जेस के करेगा, बगैर किसी टैक्स के करेगा, और वो कर रहा हो, उसके बावजूद आप जो है वो एक दूसरा रूट बनाना शुरू करें, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने हुर्मुज़ के ऊपर अपना कंट्रोल या मुतबादल रूट्स लाना चाहते हैं। और जो ट्रेड जो मुतासर हुई थी, जिसको ईरान ने एक्सप्लॉइट किया था एक अपने तरीके से अपने हक में, तो आप एक तरह से एक कह लें कि उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं ईरान को, तो उसने फिर जवाबी कार्रवाई करनी थी। तो सफारती जो कोशिशें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस मरहले के ऊपर जो है वो कामयाब हो सकती हैं। वजह यह है कि अमेरिका को भी या जो मौजूदा इक़्तिदार में जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसको अगला इलेक्शन नज़र आ रहा है, ये जो अक्टूबर में है गालबन मिड टर्म इलेक्शन, साजिद ताड़ साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, और उससे पहले जो है वो नेतन्याहू का इलेक्शन है सर के ऊपर खड़ा है। तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, ये लड़ाई जो जंग है, इसको आप कह लें कि जो एक अमेरिका के मुकाबले में ईरान की तो ना कोई फौजी ताकत है, बल्कि वो तो मैटर ही नहीं करता। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के हवाले से कुछ प्लस पॉइंट्स अलबत्ता ईरान को हासिल हैं और उन्हीं को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो ये जो जंग है ये तो उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए है, पॉलिटिकल गिमिक्स आप कह सकते हैं कि इंतखाबात में उनको एक ट्रॉफी चाहिए और वो उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, पॉलिटिकली इसको कैश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो बात की बात है। लेकिन फिल वक्त ये जो जंग है ये एक सियासी मकासद के लिए मेरा ख्याल है कि ये, और इंतखाबी सियासत के लिए ये खेली जा रही है, लड़ी जा रही है। बिल्कुल। साजिद साहब, आप कहिएगा, जैसा कि अभी इमरान साहब भी कह रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं, उसकी तैयारियां भी हो रही हैं, और इसके साथ साथ ये जो जंग है वो सियासी इंतखाबात के लिए ज़्यादा लड़ी जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? वहाँ की जो आवाम है, अमेरिकन पब्लिक जो है, वो इस कशीदगी को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो इस जंग के हक में है? देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी किसी जगह पे कहा है कि 60% पोल उन्होंने शेयर किया है कि 60% अवाम जो है वो इस जंग के हक में नहीं है। यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं 3 इलेक्शंस में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता रहा हूँ।
प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक एंटी वॉर उम्मीदवार बन के सामने आए थे। आपने देखा होगा नोबेल पीस प्राइज के भी उम्मीदवार थे वो। लेकिन फिर यकलफ जो है, जो एक टर्न लिया गया, मेरे ख्याल में जो पिछले 12 साल जायनस जो जूश एक ब्लॉक है जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सुबह शाम देखता है, वो फिर हावी हुआ। अल्टीमेटली उनकी इन्वेस्टमेंटें आप देख लें, $127 मिलियन उन्होंने 2024 के इलेक्शन में लगाए। $50 मिलियन तो अगले दिन कल परसों जेडी वैंस साहब ने बताया कि वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स के ऊपर अमेरिका में लगा रहे हैं। तो और फिर उसके बाद आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप जिनेवा से वापस आए और किस तरीके से वो जो सारे सेनेटर हैं हाकिश किस्म के जो थे वो सारे उन्होंने घेरा डाला प्रेसिडेंट ट्रंप का साहब, और उनकी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद अकॉर्ड को क्रिटिसाइज करते रहे। तो दर हकीकत अगर मुझसे पूछा जाए तो इस वक्त अमेरिकन अवाम वो तो मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट उसको आगे प्रमोट करना चाहते थे। उसी लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिए गए थे। अवाम नहीं चाहती थी कि इराक, अफगानिस्तान और ईरान की जंगों पे पैसे खर्च किए जाएं। हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिपल हो रहा है अमेरिका के अंदर। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, बल्कि मैं बताना चाहूंगा पिछले 25-30 साल में कोई नया एयरपोर्ट यहां पे नहीं बना, कोई नई हाईवे यहां पे नहीं बनी। उल्टा 12 साल में 24 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाया गया यहां पे, और हमारे हॉस्पिटल, स्कूल्स और हाईवेज सारी जवाब दे चुकी हैं, क्योंकि कोई तैयारी नहीं की गई उन 24 मिलियन लोगों को बुलाने के लिए। अमेरिकन बाजार हैं आज, पेट्रोल जो है वो $4 से ज्यादा बढ़ चुका है। महंगाई हो रही है, एवरेज अमेरिकन वर्किंग 2 जॉब्स। बल्कि ये जंग जो है बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब को नवंबर में आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में कास्ट करेगी, और ईरानी भी इस चीज को जानते हैं, बल्कि उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ईरान का इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छू रहा है। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो सुप्रीम लीडर की तदफीन की गई थी, बड़ी टेक्निकल तरीके से सारा अरेंज किया गया 4 जुलाई के आसपास, और ये सारा जो कुछ सेंटिमेंट थे होना था। इस वक्त ईरान के अंदर सिचुएशन ये है कि उनकी सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो 2 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, बल्कि हार्ड लाइनर्स जो है वो कू का के अलार्म भी बजा रहे हैं वहां पे। तो दर हकीकत अमेरिका, और यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को पता है उन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो टर्म आउट हो रहे हैं। आपने अगले दिन जो जेडी वैंस साहब का 3 घंटे का इंटरव्यू था, वो बिल्कुल इस चीज का अमेरिकन अवाम जो है उनकी तर्जुमानी कर रहा था, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। और बिल्कुल उन्होंने अपने आप को इजराइल से भी साइडलाइन कर लिया, और बिल्कुल कैमला हैरिस की तरह, जब आखिरी दिनों में कैमला हैरिस ने जो बाइडन और ओबामा से फासले बढ़ा लिए थे, इसी बिल्कुल उसी सेटअप में जेडी वैंस इस वक्त फासला क्रिएट करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से और करंट सिचुएशन से। तो मेरे ख्याल में there will be consequences of this war in US in a form of midterm election, और आगे 2028 में भी इसका मतलब तो अमेरिका बंद गली में है। अगर बंद गली में है तो वो इस गली से किस तरह से निकलेगा, कौन सा रास्ता चुनेगा? देखिए, मैं एक बड़ा खतरनाक सिनेरियो ये है कि रीच जख्मी है, निकलना चाहता है और निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है। मैं बल्कि मैं एग्जैक्टली ये कहूंगा, दुनिया की अभी तक सोल सुपर पावर अमेरिका है। 712 आर्मी बेसिस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और दूसरा, मैं ये समझता हूं कि और यहाँ पे ये भी करना चाहूंगा, 14 पॉइंट जो थे इस्लामाबाद अकॉर्ड के, वो सारे के सारे ईरान के फेवर में थे। बल्कि यहां तक था कि अमेरिका ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को भी हजम कर चुका था, और इजराइल को उसके ऊपर तकलीफ थी। लेकिन फिर आपने देखा ना, सुप्रीम लीडर का जो तदफीन के जो रसूमात थी, उससे IRGC का कॉन्फिडेंस आसमान पे चला गया। और फिर उसके बाद देखिए ओवर कॉन्फिडेंस होने का, आज देख ले दोनों पार्टीज जो है चाहती हैं कि कोई ना कोई मुआहदा हो, इस चीज से जान छुड़ाई जाए, लेकिन सामने रास्ता नजर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल में। लेकिन पाकिस्तान, आई एम वेरी होपफुल, मैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से आई एम वेरी इंप्रेस्ड। मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल साहब दोनों ममालिक के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हारिस साहब, आप कहिएगा, जिस तरह से अभी तारर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो बंद गली में है और रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो क्या समझते हैं इतनी ख़तरनाक, इतनी वर्स्ट सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई ख़तरनाक हमले भी मुतवक्के किए जा सकते हैं आने वाले दिनों में? देखें, यही एक वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये अटैक कर रहे हैं, और उन्हें एक एक्सक्यूज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सऊदी अरब की और कतर के शिप के ऊपर हुआ तो अटैक शुरू कर दिए, बिकॉज ही वांट टू स्टिल टेल एंड कन्वे टू द अमेरिकन पीपल कि हमने
ईरान को काफ़ी डिग्रेड करती है। न्यूक्लियर कैपेसिटी तो जाहिर है कि जब टेक्निकल टीम बैठेंगी तो उसमें जो 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है वो देखते हैं उसको कैसे डिग्रेड किया जाता है ये की निगरानी के अंदर, वो तो एक अलग बात है। लेकिन साथ जो उसको जर्नलिज्म का एक सोच का प्रॉब्लम थी उसकी वजह से उनको ये करना पड़ा और इसके लिए अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली पूरी क्योंकि दुनिया देखें, इट्स नॉट ओनली अमेरिकन, इट इज द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट दिस वॉर। आप सोचें अगर जो पहले नुकसान हुए इकोनॉमी का, एनर्जी का, फूड सिक्योरिटी का, और सारी सब क्यों अमेरिका में उनको पता है कि वहाँ क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई है, गैस ऑयल की प्राइस बढ़ गई है, एंड अमेरिकन पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू दीज इशूज। इसके साथ अगर अभी और 60 दिन की लड़ाई हो जाती है खुदा ना खास्ता, आप सोचें कि दुनिया को कितनी कैटास्ट्रॉफिक इकोनॉमिक, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू कंट्रीज सारे यूरोप के अंदर भी और खास तौर पर खलीजी ममालिक में, और साथ ये वेस्ट एशिया और हमारे इस पूरे रीजन के अंदर बहुत हैपन हुई। इसलिए इस वक्त खलीजी ममालिक तो पूरा जोर लगा रहे हैं अमेरिका के ऊपर, नो वॉर, नो वॉर। पीछे भी जो लड़ाई हुई थी उन्होंने इसको सीजफायर करवाया था, बिकॉज दे आर सफरिंग अ लॉट, इकोनॉमिकली बड़ा लूज कर रहे हैं। पूरी दुनिया का ऑयल और गैस बंद है जिनको वो बेचते हैं। इस तरह चाइना की प्रॉब्लम है, ईरान से लेते थे वो भी सारा रुका, वेनेजुएला से पहले बंद हो गया हुआ है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लड़ाई नहीं होगी। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, इज माई इंडिपेंडेंट ओपिनियन, कि 2 दिन 3 दिन के अंदर मेरे ख्याल में ये 10 दिन का एक अकॉर्ड हो जाएगा सीज फायर का, एंड इट विल फॉलो फॉर एक्सटेंशन ऑफ अनदर अकॉर्ड। जो आगे 50 दिन चलता है, 60 दिन चलता है, 100 दिन चलता है, जब टेक्निकल टीमें बैठेंगी उनके मुज़ाकरात होंगे। बट ईरान को चाहिए कि IRGC और ईरान की गवर्नमेंट को बैठ के आपस में डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये प्रोवोकेशन नहीं चाहिए। यू कांट अफोर्ड। 47 ईयर्स आपके लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत मसाइल हुए हैं। आपको क्या चाहिए था? आपको उन्होंने सैंक्शन खत्म कर दी, आपके वो एसेट रिलीज कर रहे थे, आपको $300 बिलियन का उन्होंने कहा जी हम आपको ये भी, मुझे पता खलीजी मालिक से पैसा लेके देंगे, और साथ उनका ऑयल गैस दुनिया में जहां मर्जी बेचो फुल प्राइस के ऊपर। ये जब इफेक्ट अवाम को जाएगा तो अवाम बड़ी खुश होगी और हुकूमत को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने ये जो एक नया इशू शुरू हो गया लड़ाई का, वो शुरू कर दिया। तो इसको अभी कंस्ट्रेंट शो करें, कोशिश करें कि अननेसेसरी प्रोवोकेशन नहीं करें, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर डिस्कशन जो बैठना है उसके लिए करें, नो अननेसेसरी पोस्टरिंग, नो प्रेशर टैक्स, और आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बैठ के मुज़ाकरात कॉल करें और इसको फाइनल पाए तकमील पे लेके जाएं। इजराइल के लिए बहुत बड़ी मौत अगर ये आपका हो जाता है ना अकॉर्ड साइन और यूनाइटेड नेशन से अप्रूव कर लेते हैं उसके थ्रू, देन आई थिंक इट इज दिस रीजन इज वेरी सेफ। और उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान का और खलीजी मालिक के जो एक सिक्योरिटी डायनामिक्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। फील्ड मार्शल ने उन दोनों को बहुत समझाया एंड आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड कि उनकी सिक्योरिटी इज डिपेंडिंग ऑन देयर म्यूचुअल सिक्योरिटी। ईरान और खलीजी मालिक अगर इकट्ठे हैं और इकट्ठे करते हैं तो इजराइल कांट डू मच अबाउट इट। ना ग्रेटर इजराइल में जा सकता है ना कुछ कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन होती है। वी शुड वेरी होपफुल कि मुज़ाकरात होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही इसमें लीडिंग रोल अदा करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान ही इसमें लीडिंग रोल अदा करेगा और इंशाल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले मीडिएशन किरदार बेहतर तरीके से अदा किया था उसी तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से एज अ मीडिएटर सामने आएगा। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इमरान शफकत, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी कह रहे थे कि IRGC और ईरानियन गवर्नमेंट को एक पेज पर होना उनका ज़रूरी है, उनको बैठकर डिसाइड कर लेना चाहिए कि चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें, ना कि प्रोवोक करें और चीज़ों को मज़ीद ख़राब करें। अब जो सिफारतकारी की जो कोशिशें की जा रही हैं, इसमें इन दोनों का एक पेज पर होना कितना ज़रूरी है कि दोनों एक पेज पर हों और मिलकर सिफारतकारी के लिए कोशिशें तेज़ करें?
देखें, आईआरजीसी जो है वो यानी ईरान का जो इनकलाब है या आप कह लें कि जो उनकी जो असल शक्ल है वो तो आईआरजीसी की सूरत में है। ये जो सियासी बंदोबस्त है, वहाँ की जो पार्लिमान है, जो सियासतदान है, वो आप यूं कहें कि वो डीप स्टेट वाली कैफियत या वो उनकी शक्ल नहीं है। तो फैसले वहाँ पर भी जो हैं वो आईआरजीसी ही करती है और कमांडिंग पोजीशन में भी वो है। और जिस तरह से साजिद तारड़ साहब कह रहे थे कि उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो जितना हाई हुआ है अली ख़ामनेई साहब के जनाजे के बाद, उसका मतलब ये है कि वहाँ के अवाम को उनकी पूरी सपोर्ट हासिल है। और ख़ुसूसन जो अमेरिकन अटैक है उससे पहले कि वहाँ पर सूरत हाल जैसी भी हो, वो या इनकलाबियों के ख़िलाफ़ हो या फिर जो आईआरजीसी कह लें आप, ये उनके ख़िलाफ़ हो, वो अब उस तरह से वहाँ पर वो सिस्टम अब है नहीं। वहाँ सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। ख़ामनेई साहब की जो शहादत थी उसने, अगर हम ये कहें कि ईरानी कौम को यकजा कर दिया है, उनमें इत्तफाक ज़्यादा पैदा हो गया है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ऐसी सूरत में जब आईआरजीसी ये देखती है कि अब उनको पब्लिक की सपोर्ट जो है वो पहले से ज़्यादा है, तो जाहिर है कि फिर उनका जो कंट्रोल है हुकूमत पर, रियासत पर और फैसला साजी में फ़ैसले उन्हीं के होंगे। तो पॉलिटिशियन वहाँ के जो हैं वो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। हमने माजी में देखा, माजी करीब में, कि मसूद पेशकियान साहब का मौक़िफ़ कुछ और था, लेकिन आईआरजीसी के जो तर्जमान हैं उन्होंने उनकी गुफ्तगू को और उनके मौक़िफ़ को बाज़ औक़ात नेगेट भी किया। इसी तरह अराग़ची साहब जो हैं वो उनका जो मौक़िफ़ है वो ज़रा मुख्तलिफ हमें नज़र आता है। तो यानी मैं अगर ये कहूँ कि ईरान में इस वक्त ग्रुपिंग है, वहाँ पर जो फ़ैसला है वो मुश्तरका या इत्तफाक के राय के साथ फ़ैसले नहीं हो रहे, ये बात दुरुस्त है अपनी जगह के ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर जो है वो सूरत हाल इस तरह की हो सकती है कि वहाँ पर इत्तफाक राय के साथ फ़ैसले हों। वहाँ पर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो उनके सदर हैं, जो उनकी पार्लिमान है, वही फ़ैसले करें और वो जो बेहतर समझते हैं वो फ़ैसला करें। फ़ैसले आईआरजीसी करती है, वही कंट्रोल करती है। और जब तक आईआरजीसी है तो तब तक मेरा ये ख्याल है कि ये जंग भी है। और जब तक ये वही जो अमेरिका प्लान लेके आया था रजीम चेंज का, वो रजीम मौजूद है, रजीम कायम है। तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि सूरत हाल जो है वो हौसला अफजा हो सकती है आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल हौसला अफजा सूरत हाल नहीं हो सकती। साजिद तारड़ साहब, आप कहिएगा इस सारी सिचुएशन में जो इस वक्त जारी है, हमने यूएई का एक मैसेज देखा है जो कि उन्होंने पैगाम दिया कि हम इस जंग के हिस्सेदार नहीं हैं। ये पैगाम उन्होंने ईरान को भिजवाया। अगर यूएई की बात की जाए, इस सारे जो जंग जब से शुरू हुई 28 फरवरी से लेकर अब तक, तो यूएई का किरदार बहुत ही मुतनाज़ सा रहा। और हमने देखा किस तरह से वो ओपेक ममालिक से भी निकला और उसके बाद उसने इसराइल से बराह रास्त मुआहिदा भी किया। और उसके बाद अब ये जो मैसेज सामने आया है कि हम इस जंग के हिस्सेदार नहीं, ये कितना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है और ईरान की कितनी बड़ी फतह समझते हैं आप इसको? मैं पहले थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा। सूरत हाल जो ईरान के अंदर है इस वक्त, वो इमरान भाई वाला जो क्वेश्चन था उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा देखने वालों के लिए कि हालात ईरान के अंदर ये थे कि जब सुप्रीम लीडर का जनाजा था तो सदर मसूद पेशकियान, मैं बताना चाह रहा था, दर हकीकत पॉइंट मेरा ये है कि इस वक्त सियासी क़यादत और अस्करी के दरमियान फासले कितने हैं। मसूद पेशकियान ने जब कंधा दिया था सुप्रीम लीडर साहब के जनाजे को, तो नीचे से नारे लग रहे थे कि डेथ टू कंप्रोमाइजर। फिर उसके बाद अब्बास अरागची साहब जब उस जनाजे में थे तो उनके खिलाफ नारे लगे थे ट्रेटर्स, सेल आउट, और फिर एक पथराव उन पे किया गया था और उनको अब्बास अरागची साहब को जनाजा छोड़ के जाना पड़ा था। तो सूरत हाल इस वक्त इतनी गंभीर है। और दूसरा, अरागची साहब ने पिछले दिनों खुद कहा कि हमारे जो इस वक्त फौज है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है। मकसद ये है कि कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है। खतरनाक सिनेरियो है वहां पे इस वक्त। मैं दुआ गो हूं अल्लाह ताला इस पे बेहतरी करे। अब यूएई वाले सवाल पे बात हम करते हैं। यूनिक चीज ये है कि देखिए, आज अगर देखा जाए तो जितने हमले किए गए हैं कुवैत और जॉर्डन पे किए गए। यूएई के बारे में दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए, यहाँ पे जो चैटर्स हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर, कि यूएई और इजराइल, मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कहा था कि इस वक्त ईरान ना सिर्फ यूएई बल्कि इजराइल के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहा है। बिल्कुल, हालांकि लबनान और गजा के अंदर आज भी इजराइल जो है वो जंग कर रहा है, लोगों को मार रहा है।
लेकिन ईरान अटैक्स उनकी जा रहे तरफ नहीं जा रहा। इस पे पॉइंट लोग इस वक्त सोच ये रहे हैं कि ईरान सिर्फ उन ममालिक को निशाना बना रहा है जिन्होंने अभी तक कोई डील नहीं की ईरान के साथ, और उसमें जॉर्डन नंबर 1 है, कुवैत नंबर 2 है। आपने देखा होगा किस तरीके से उनके सिविलियन टारगेट्स को, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया, पानी के प्लांटों को निशाना और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। तो दर हकीकत ये इसमें आपकी किसी हद तक बात में सच्चाई है कि अरब अमीरात जो है उन्होंने शायद डील कर ली है, या दूसरे कई ममालिक हैं जिन्होंने इनडायरेक्टली ईरान के साथ डील कर ली है अपनी कोई ना कोई, इसीलिए ईरान उनको हमलों से अवॉइड कर रहा है इस वक्त। आज मैंने अपने पहले इब्तिदाइये में कहा था, कुवैत के एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी ये रिसाइकल्ड प्रोपोगेंडा है कि हमारे ऊपर जो हमले जहां से हो रहे हैं हम वहां पे हमलों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि ईरान के ऊपर हमले सारे के सारे जो है यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से हो रहे हैं। टामाहाक मिसाइल भी वहीं से चल रहे हैं और दूसरे मिसाइल भी एयरक्राफ्ट कैरियर से चल रहे हैं, कुवैत या दूसरी आर्मी बेसिस से नहीं चल रहे। तो ईरान भी एक्सक्यूज इस्तेमाल कर रहा है जिसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन एंड पे मैं यही कहूंगा कि मैं समझता हूं, जिस तरह पहले ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, कि मेरा ख्याल है आने वाले 24 घंटों में, 48 घंटों में हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। 10 दिन की सीज फायर होगी, दुनिया सुख का सांस लेगी, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो दुनिया का हर कंज्यूमर सफर कर रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसों की शक्ल में। तो मैं जिस तरह मैंने कहा है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरा वतन अजीज सुरखरू होगा, पाकिस्तान दुनिया के हर जरीदे की शायद सुर्खियों में होगा, हर चैनल के ऊपर पाकिस्तान का नाम होगा। पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन बुनियादुल मरसूस से आज दुनिया का पीस कीपर होना, मैं ये समझता हूँ मेरे लिए और हर पाकिस्तानी के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। बिल्कुल। ब्रिगेड साहब, आप कहिएगा, जिस तरह से यूएई का मैसेज सामने आया और दिगर ममालिक का भी, क्या समझते हैं, क्या अमेरिका पर अब इन ममालिक की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, और क्या ये दोबारा अपनी जो सिक्योरिटी है वो खुद संभालेंगे मुस्तकबिल में? नहीं, आई थिंक देयर रियलाइज प्रॉब्लम ये है कि देखें, ईरान के पास चॉइस कोई नहीं है। अगर अमेरिका उसके ऊपर अटैक कर रहा है अपने बहरी बेड़ों से, ईरान किधर जाए? इजराइल भी जा नहीं सकता, एक नया महाज खोल लेंगे, और जब उधर से शुरू हो जाएगा तो फिर देयर विल बी नो एंड टू इट। तो उनको तो वो स्टार्ट करना चाहता है। अब उनके एसेट जो हैं वो यही है, बहरीन, कुवैत, और उसके बाद ये यूएई, और ये सऊदी अरब को और कतर को आप छोड़ दें, इधर जा सकता है, ये उसके और कोई चॉइस नहीं है। और अमेरिकन जहां भी जा, देखिए अमेरिकन को रियलाइज करना चाहिए, व्हाई आर यू गोइंग टू सिविलियन टारगेट्स? आप अगर ब्रिजेज उनके उड़ा रहे हैं, आप उनके ग्रिड स्टेशन पे जा रहे हैं जहां से वो डिसैलिनेशन को पानी देते हैं, तो दैट मीन दे आर गोइंग टू, इसका रिएक्शन कहाँ आएगा? उन्हीं ममालिक पर आएगा जहां वो रेंज के अंदर है, और वो आपके कुवैत, बहरीन और यूएई वगैरह इसके अंदर। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, अमेरिकन को चाहिए कि मिलिट्री टारगेट पर रहें, डोंट गो फॉर दिस प्लेसेस। और अभी इसीलिए मैं बात करूं कि अब ये एक नई थिंकिंग आ गई ये खलीजी ममालिक में, कि देर हैव रियलाइज कि आपको अपना खुद दिफा करना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको कोई और एवेन्यूज देखने चाहिए अपनी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को, जियोपॉलिटिकल और जियो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए। चाहे वो चाइना है, चाइना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, पाकिस्तान ने जिस एक प्रोफेशनल तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल किया J-10 में, जैसे 17 में, उसके बाद जिस तरीके से हमने दुबई में एयर शो किए, तो वो अभी अट्रैक्शन हो रही है, और दे आर वेरी चीप एंड दे कैन, उनकी वो दे डोंट बैक आउट। इसलिए वो सोच रहे हैं कि 57 ममालिक हमारे हैं, इस्लामिक ममालिक है, बजाय में इन्वेस्टमेंट जाके करते हैं यूरोप में, अमेरिका में, बाद में हमारे पैसे फ्रीज भी हो जाते हैं। तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन दीज कंट्रीज, और इनको हम अपने इंडिजिनस करके बेहतर हालात में करें, एंड वी शुड बिकम अ फोर्स। हर जगह मुसलमानों को देख लें, इराक देखें, लिबिया देखें, सीरिया देखें, अफगानिस्तान देख लें, गाजा में देख लें, अभी ईरान व्हाट हैपेंड बिकॉज यू नॉट यूनाइटेड। और अगर फिर आपको अमेरिका छोड़ के चला गया, $3.3 ट्रिलियन का अमेरिका ने इसमें अगर देखा जाए ब्रिगेडियर साहब, तो पाकिस्तान के लिए भी एक मौका है कि ये तमाम ममालिक, जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा किया है, ये भी कर सकते हैं। डेफिनेटली करेंगे, और वो दे आर लुकिंग टुवर्ड दिस। सबसे पहले तो आपके साथ ये है, आपके तुर्किया है, फिर इजिप्ट है, देन कतर है, ईरान सबसे पहले करे, दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में, और ये इन्वेस्टमेंट आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देखें अब इस्लामिक ममालिक की कितनी डेवलपमेंट होगी।
और आपको चीप लेबर है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हर चीज के अंदर यहाँ आप करें पैसा, बजाय आप सारा जाके पैसा यूरोप में देके। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये में से उन्होंने गारंटी दी है खलीजी मालिक ने कि यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट वहां पर करेंगे। व्हाट फॉर? आप अपने इस चीज को क्यों नहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं? आपको नजर आ गया है कि जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते ना। गजा की बात देख लें, किस तरह खुल्लम खुल्ला जुल्म बर्बरीत की इंतहा कर दी। मतलब ये इंसानी सोच जो वहां पर एक्शन हुए हैं, पूरी दुनिया खामोश, मुसलमान मुल्क खामोश, और जो उनका हाल किया गया, रेस टू ग्राउंड कर दिया, बच्चों को भूख से मार दिया, फूड नहीं जाने दी। यूनाइटेड नेशन वाज इनइफेक्टिव। अगर आज अब इकट्ठे होते थिंक वुड हैव थी, तो ये अब थिंकिंग रियलाइजेशन मुझे लगता है आएगी। ये 3 4 5 साल अगले जो हैं, इसमें आप देखेंगे काफी चेंजेस आएंगी, एंड दैट वुड बी गुड फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, और इसके लिए इजराइल को भी इसके साथ काफी फर्क पड़ेगा। आने वाले सालों में इंशाल्लाह इस पर हम देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ भी होंगी, और तमाम मुस्लिम ममालिक अगर एक पेज पर आ जाते हैं और मिलकर वो इस खित्ते को बेहतर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। इमरान शफकत साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कश्मीर की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कश्मीर इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, और इस दौरान उनकी जानिब से जो तकरीरें की जा रही हैं, जो बयानात सामने आ रहे हैं, उसमें कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है उसका जिम्मेदार उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ठहरा दिया है। क्या समझते हैं, ये जो उनका बयान था, जो स्टेटमेंट थी, ये क्रिटिसिज्म सिर्फ सियासी है या इसके पीछे कोई अमली बुनियाद भी समझते हैं? देखें, चूँकि आपने ख़ुद बताया कि वहाँ पर वो इलेक्शन कैंपेन में हैं, तो इलेक्शन कैंपेन में ज़ाहिर है कि उन्होंने जो अपने सियासी हरीफ हैं उन्हीं के ऊपर उन्होंने तनकीद करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस सारे मामले को मेरा नहीं ख्याल कि बड़ा पॉलिटिकली बड़े अच्छे तरीके के साथ हैंडल किया है। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, और वो शायद कहीं से कोई इशारा देख रहे होते हैं कि वहाँ से किस किस्म का उनको इशारा मिलता है, तो वो फिर आगे चल के उसी लाइन के ऊपर वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि कश्मीर में जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मैं उन सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में जिनका वजूद है और वो वहाँ पे भी काम करती हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यानी खालिस्तान जो कश्मीर से वाबस्ता सियासी जमातें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वगैरह में उनकी बात नहीं कर रहा, तो वो नाकाम हुई हैं, या उनको आप कह लें कि उनको नाकाम किया गया है। कुछ तो जब यहाँ पर जुनून सवार था कि आपने पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म का पॉलिटिकल सेटअप कायम करना है, और फिर जिस तरह RTS बिठा के यहाँ पर जिस तरह की हुकूमतें चलाई गई, बनाई गई, फिर वो सर्व नहीं कर सकी, फिर उनसे जान छुड़ाई गई। उसी तरह का तजर्बा हमने जो है वो कश्मीर में भी करना था। कश्मीर में चूँकि हम समझते हैं कि वहाँ पर कोई रुकावट नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ हम जो जी में आता है वो कर लेते हैं, तो लोगों ने वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा देखे, पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के जो लोग हैं, ये जो अक़वाम हैं, इनका अपना अपना अलग मिजाज है, कश्मीरियों का अपना अलग मिजाज है। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है और बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो लावारिस कर दी गई हैं, किसी ने 1.5 अरब रुपया दे दिया तो वो वज़ीर आज़म बन गया, जब वो 1.5 अरब रुपया ख़त्म हो गया तो कुछ और वहाँ पे बंदोबस्त कर लिया गया। इस तरह के इल्ज़ामात वहाँ पर लगते रहे हैं। तो वहाँ पर फिर लोगों ने, जाहिर है कि फिर अपने जो चीज़ें गवर्नेंस का, बैड गवर्नेंस की वजह से ख़राब हो रही थी, गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर लोग वहाँ पर एक्टिव हुए, और फिर वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सूरत में जो अब कलदम हो चुकी है, उसकी सूरत में आपको नज़र आई। नुक्ता मैं जो बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ पर पहले आपने अपनी सियासी जमातों को डिस्क्रेडिट किया, उसके नतीजे में वो एक रिएक्शन आया, रिएक्शन में आप कह लें कि एक नामियाती सी चीज़ जो है वो एक ग्रोह की सूरत में वो सामने आई, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कश्मीरियों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। उनके यहाँ उनकी कोई उस तरह से, आप देखें कि नून लीग वाले कंपेन करने गए हैं, उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पे कंपेन कर रहे हैं, उनके जलसे जुलूस देखें, वहाँ पर लोग कितना चार्ज क्राउड होता है, कितना नहीं होता, वो भी आपके सामने है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फिर जाहिर है कि उनको अपीज़ करने के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ती है। तो ये एक मजमूई नाकामी है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और दीगर जो कुव्वतें पाकिस्तान में पाई जाती हैं
उनको फेस करनी लेकिन पड़ रही है। अगर आज हम बात करें राना सनाउल्लाह साहब के बयान की, तो उनकी जानिब से कहा गया कि वहाँ पर तो गवर्नमेंट ही इनकी है, हुकूमत ही इनकी है, कलदम ही इन्होंने किया और अब बातें ये हमें सुना रहे हैं, कह ये हमें रहे हैं। इमरान साहब, ये मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो है ये जी मुझसे कह रही हैं आप? जी आप ही से सर। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो भी बात बहुत सादा सी करने की कोशिश कर रहे हैं। मामलात गड़बड़ कहाँ से हुए, ख़राब कहाँ से हुए, ये उनको भी पता है और ये बात राना सनाउल्लाह साहब को भी पता है कि चीज़ें ख़राब कहाँ से हुई, कैसे ख़राब हुई, किसने ख़राब की। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आपकी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मुमताज़ फैसल राठौर साहब खुद ही एक बात करते हैं, फिर उस बात से वो फिर जाते हैं, यानी अपनी बात को उनको वजाहत करनी पड़ती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, पहले उन्होंने कहा कि जी के उनके मुतालबात तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन उससे पहले वो कह रहे थे इनके मुतालबात ऐसे हैं कि उनको कबूल नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें होती हैं, ये होती तो हैं लेकिन ये सब कुछ नहीं होती। तो इनको भी अपनी मजबूरियों का भी पता होता है और इनको अपने दायरे कार का भी अंदाज़ा होता है, क्योंकि पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, यहाँ पर मुकम्मल खुद मुख्तारी जो है वो किसी के पास नहीं होती। बिल्कुल, मुकम्मल खुद मुख्तारी किसी के पास नहीं होती। इमरान साहब, आपका कमेंट आ गया है, टाइम बिल्कुल बहुत शॉर्ट है हमारे पास। ब्रिगेडियर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। देखें, बात यह है कि वहां पर बेसिकली जितने उनके पॉइंट थे सारे एक्सेप्ट कर लिए गए। यहाँ तक कि वहां पर बिजली जो है कॉस्ट है 12 रुपए और इनको 3 रुपए की मिल रही है। आटा सस्ता, चीनी, एवरीथिंग इज गिवन गिव। द ओनली वन थिंग जो है बेसिक झगड़ा वो ये है कि जो 12 सीटें हैं 12 सीट्स जी जो माइग्रेटरीज की वो पाकिस्तान में, वो कहते नहीं इसको बदली करें। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बात की है हुकूमत ने कश्मीर की कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्लियामेंट बनेगी, पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से आप उसको चेंज कर लें। लेकिन क्या आप इस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, जिस तरीके से उनको मारा गया, उनकी बॉडीज को म्यूटिलेट किया गया और हॉस्पिटल के अंदर अटैक किए गए, ये क्या पुरअमन मुज़ाकरत हो? जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाएं और रियासत के लोगों को मारें, उनके साथ मुज़ाकरत नहीं करते ना। पीसफुल लोग हैं, बिल्कुल आए मुज़ाकरात करें। बिल्कुल पीसफुल लोगों के साथ ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। जो हथियार उठा रहे हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं, किसी किस्म की कोई टॉलरेंस उन लोगों के लिए नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने रहमान।